Hello student, welcome to chapter number 12 which is related to time and motion. Now अब हम सबसे पहले इन शॉर्ट समझते हैं कि टाइम तो आपको मालूम है एंड मोशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचना, यानी कि जब कोई चीज़ अपने एक फिक्स पॉइंट को बोलते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी कि जब कोई चीज़ अपने रेफरेंस पॉइंट से मूव करके दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र हो जाती है यानी कि चली जाती है, तो उसे हम मोशन कहते हैं। नाउ टाइम इज़ द मेजर ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इवेंट, यानी कि टाइम एक इवेंट की ड्यूरेशन को, यानी कि एक फिक्स इंटरवल की ड्यूरेशन को हम क्या कहेंगे, टाइम कहेंगे, यानी कि कितना टाइम लगा, दैट इज़ मेजरमेंट। इस तरह से हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ में हम देखते हैं कि टाइम का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है। तो दैट इज़ अमाउंट ऑफ टाइम जो हम एक काम को करने में लगाते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हम कोई काम कितना फास्ट करते हैं या इसे कितना डिले करते हैं। अब टाइम को मेजर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं दिन में, और हर एक एक्टिविटी एक राइट टाइम पर होना ज़रूरी होता है। तो दैट इज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपका स्कूल स्टार्ट होता है तो वो कितने बजे? 7:30 बजे होता है। अगर आप 7:30 बजे तक स्कूल नहीं पहुंचते तो यू विल बी लायबल फॉर पनिशमेंट। तो दैट इज़ मीन्स इट इज़ इम्पोर्टेंट टू मेजर टाइम। अगर हम समय से पहले पहुंच जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, वहाँ पर वेट करनी होती है। अगर हम उससे लेट पहुंचते हैं तो हम लेट हो जाते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि टाइम हमें ये बताता है कि कौन सी एक्टिविटी किस समय पर, यानी कि किस टाइम पर हमें करनी चाहिए। इसी तरह से पुराने ज़माने में लोग मूवमेंट ऑफ सन, यानी कि सन की मूवमेंट को देख करके, मून की और स्टार्स की मूवमेंट को देख करके समय के बारे में जानते थे। पुराने ज़माने में इजिप्टियंस, उन्होंने डे को 12 पीरियड्स में डिवाइड किया था। वो मूवमेंट ऑफ सन को ट्रैक करते थे और ये जान पाते थे कि ये कौन सा इंटरवल चल रहा है, यानी कि कौन सा पीरियड है। वो सनराइजेस, सनसेट्स, मून की लोकेशन और स्टार्स का शो होना, इन सब चीज़ों को यूज़ करके और टाइम का पता लगाते थे। अब वो छोटे से छोटे टाइम पीरियड के बारे में भी उन्होंने जानने की इच्छा जाहिर की। तो दैट इज़ सन डायल, यानी कि ये हमें दिखाया हुआ है डायग्राम में, ये सन डायल का डायग्राम है। तो सन डायल्स बनाए गए जिसकी मदद से वो एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम को भी मेजर कर पाते थे, क्योंकि सन की मूवमेंट एक स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के बाद चेंज हो जाती है। तो वो इसी मेथड को टाइम ड्यूरेशन को जानने के लिए यूज़ करते थे। एंड नाउ कीपिंग ट्रैक ऑफ टाइम। पुराने ज़माने में लोग वाटर क्लॉक, कैंडल क्लॉक, आवर ग्लास, इन सब चीज़ को यूज़ करते थे टाइम को मेजर करने के लिए। वाटर क्लॉक वो रेट ऑफ वाटर फ्लो के बेस पर वर्क करता था, जबकि आवर ग्लास, इसके अंदर 2 ग्लास बल्ब होते थे, जो कि एक के अंदर हम सैंड भर देते थे और इसको इस तरह से एडजस्ट किया जाता था कि ये सैंड जब दूसरे फ्लास्क में आकर के डिपॉजिट हो जाती थी तो इस टाइम इंटरवल को वो 1 आवर मानते थे। तो स्टूडेंट, कैंडल क्लॉक, यानी कि एक कैंडल है, इस कैंडल क्लॉक मीन्स अब इस कैंडल को वो 1 से लेकर के, और क्योंकि 12 पीरियड में पूरे डे को 12 पीरियड्स में डिवाइड किया गया था, तो एक पूरी कैंडल को वो
12 पार्ट में डिवाइड कर देते थे और साथ में कैंडल को बर्न कर देते थे। तो जितना पार्ट, क्योंकि कैंडल एक फिक्स रेट से बर्न होती है, तो दैट इज़ जितना पार्ट उसका बर्न हो जाता था तो उससे वो पता लगा सकते थे कि ये डे का कौन सा ड्यूरेशन है। आफ्टर दैट नाउ स्मॉल टू मेजर स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम पेंडुलम क्लॉक इज़ इन्वेंटेड, यानी कि एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको कि पेंडुलम क्लॉक कहते हैं। ये डिवाइस बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट था बाकी की क्लॉक से। इसमें एक वेटेड बॉब होता था जो कि टाइम को मेजर करने में हेल्प करता था। तो स्टूडेंट बॉब ये हमारा पेंडुलम क्लॉक है और इसको हम जो कि एक बॉब की तरह से यानी कि बॉल की तरह से था, इसे हम पेंडुलम कहते हैं। तो ये इसके बेस में होता था। मेन एडवांटेजेस जो इसकी यानी कि इस डिवाइस की मेन एडवांटेज ये थी कि स्वंग मीन्स आगे पीछे, जैसा कि आप जानते हो कि ये बॉब आगे पीछे मूव करता है। तो दैट इज़ ये जो स्वंग टू एंड फ्रो मीन्स एक बार अलग डायरेक्शन में जाएगा लेफ्ट साइड में, तो दूसरी बार राइट साइड में जाएगा। तो यानी कि इस मोशन को हम क्या कहेंगे, टू एंड फ्रो मोशन। और इसको लगने वाला टाइम भी इक्वल इंटरवल होगा, यानी कि ये टू एंड फ्रो मोशन है बॉब का, ये इक्वल इंटरवल में होता है। और इसी बेस यानी कि इसी प्रिंसिपल के बेस पर टाइम को डिटरमाइन करना ये पेंडुलम डिवाइस का एक प्रिंसिपल है। तो दैट इज इससे हम शॉर्ट मूवमेंट, क्योंकि ये शॉर्ट मूवमेंट में टू एंड फ्रो होता है, तो इससे हम शॉर्ट मूवमेंट को भी काउंट कर सकते हैं, यानी कि उसको भी हम कंसीडर कर सकते हैं। बट इन मॉडर्न टाइम स्लाइटली चेंज हुआ, यानी कि अगर हमें और ज़्यादा एक्यूरेट टाइम की ज़रूरत पड़ी तो हमने कौन सा मेथड यूज़ किया, एक क्रिस्टल को यूज़ किया, क्वार्ट्ज क्रिस्टल को, जो कि हमें एक्यूरेट टाइम बताने में यानी कि वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। स्टूडेंट नाउ मेजरमेंट ऑफ टाइम यूजिंग पीरियोडिक मोशन, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें कि पीरियोडिक मोशन होता है आफ्टर फिक्स इंटरवल पर। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को भी हम टाइम मेजरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। यानी कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट अपनी मूवमेंट को एक शॉर्ट पीरियड यानी कि कुछ पीरियड के बाद वो रिपीट करता है। ये जो रिपीटेड मूवमेंट है ये इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में है, तो इसलिए हम इसके मोशन को पीरियोडिक मोशन कह सकते हैं। यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि अपनी मूवमेंट को एक फिक्स टाइम के बाद में रिपीट करता है तो उसे हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल पीरियोडिक मोशन के, जो कि जैसे कि पेंडुलम का टू एंड फ्रो मूवमेंट है, वो पीरियोडिक मोशन है। और रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ इन इट्स ऑर्बिट, यानी कि एक फिक्स इंटरवल के बाद में अर्थ की रोटेशन चेंज हो जाती है, रिवॉल्यूशन चेंज होती है सन के चारों तरफ, तो ये क्या होता है कि इसको हम पीरियोडिक मोशन कहेंगे। एंड नाउ सिंपल पेंडुलम, अगर हम एक सिंपल पेंडुलम बनाएं तो इस सिंपल पेंडुलम में एक बॉब को लटका दिया जाता है। तो स्टूडेंट बॉब तो अभी अभी हमने डिस्कस किया था, तो एक बॉब को लटका दिया जाता है। अब इस बॉब को हम एक स्ट्रिंग से अटैच करेंगे, तो दूसरे एंड पर यानी कि इसके दूसरे एंड को हम एक फिक्स पॉइंट पर फिक्स कर देंगे। अब क्या करेंगे, जब बॉब ऑफ द पेंडुलम इज डिस्प्लेस्ड साइडवे, अगर हम इसको एक तरफ को डिस्प्लेस करेंगे तो ये क्या करेगा, वापस से अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। अब कंबाइंड इफेक्ट यानी कि रेस्ट्रिंग फोर्स कौन सा होता है स्टूडेंट, जो कि किसी ऑब्जेक्ट को अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आने के लिए क्या करता है, बाध्य करता है।
मतलब कि अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करता रहता है, तो उस फोर्स को हम रेस्टरिंग फोर्स कहते हैं। और जो मास ऑफ द बॉब है ये क्या करेगा, ये वापस से, यानी कि हमने इस बॉब को डिस्प्लेस किया था लेफ़्ट साइड में, अब ये रेस्टरिंग फोर्स की वजह से ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में आएगा। अब क्योंकि इसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी होती है, तो वो काइनेटिक एनर्जी इस बॉब को दूसरी तरफ लेकर के चली जाएगी और फिर दूसरी तरफ से फिर से ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो स्टूडेंट यही एक प्रिंसिपल है इस बॉब को टू एंड फ्रो मोशन करने में हेल्प करने का। अब मूवमेंट ऑफ द बॉब है फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड थ्रू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इसे हम क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन कहेंगे। और जो टाइम लगेगा उसे हम, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल पूरी होने में जितना टाइम लगेगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। अब पीरियोडिक लॉ स्टेट, पीरियोडिक लॉ क्या कहता है कि टाइम पीरियड क्या होगा कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे। और ये बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करेगा। अब टाइम पीरियड जो एक कंप्लीट ऑसिलेशन करने में लगा वो किस पे डिपेंड करेगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, जो कि हमने बॉब को सस्पेंड करने के लिए यूज़ किया है, यानी कि इसको लटकाने में यूज़ किया है। अगर हम इसकी स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ाते हैं तो यानी कि टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, और अगर हम इस स्ट्रिंग को कम कर देंगे तो भी हमारा टाइम इंटरवल चेंज हो जाएगा। अब टाइम पीरियड जो कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगता है वो बॉब के साइड वे पर डिस्प्लेस, मतलब कि बॉब को हम कितनी दूर ले जा करके छोड़ते हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स एक ओनली एक फैक्टर है स्ट्रिंग की लेंथ, जो कि ये डिसाइड करता है कि टाइम ड्यूरेशन कितना लगेगा बॉब को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में। नाउ नेक्स्ट वन है स्पीड। तो स्टूडेंट, स्पीड का क्या मतलब है कि कोई चीज़ अगर कम इंटरवल में अधिक डिस्टेंस कवर करती है, यानी कि ज़्यादा डिस्टॉर्शन प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा चेंजेस शो करती है, तो दैट इज़ उसे हम स्पीड कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आपने देखा होगा कि अगर स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, यानी कि जितना भी कोई बॉडी, यानी कि अगर हम कोई भी कार या व्हीकल लेकर के जाते हैं तो हम उसके थ्रू एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करते हैं, तो हम इस डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। तो जितना भी डिस्टेंस हम कवर करते हैं और उस डिस्टेंस को कवर करने में जितना टाइम लगता है, अगर हम उससे डिवाइड कर देते हैं तो उसे हम स्पीड कहते हैं। तो इट इज़ अ फॉर्मूला फॉर स्पीड। नाउ डिफरेंट यूनिट ऑफ स्पीड। अब इस स्पीड की डिफरेंट यूनिट होती है। जो एसआई यूनिट है, यानी कि जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उस यूनिट को हम क्या कहेंगे, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे, मीटर पर सेकंड में, क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड हमारा होगा मीटर में और टाइम इंटरवल होगा सेकंड में। तो यानी कि स्पीड की एसआई यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। जबकि अगर कोई कार वगैरह अगर चलती है तो वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, तो ऐसे केस में मीटर पर सेकंड यूनिट जो है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वे को सिंपल बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि कवर डिस्टेंस को हम किलोमीटर में लेते हैं और साथ ही साथ टाइम को हम आर में लेते हैं। तो दैट इज़ यूनिट क्या होगी, किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट, एंड अदर यूनिट्स आर आल्सो अवेलेबल टू मेजर द स्पीड। दैट इज़, अब क्यों, क्योंकि यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस अलग अलग हैं। यूनिट ऑफ डिस्टेंसेस अलग अलग मीन्स कुछ लोग इसे मीटर में यूज़ करते हैं तो कुछ किलोमीटर में यूज़ करते हैं। तो दैट इज़ वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर। फॉर एग्जांपल, इन 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होगा और 1 किलोमीटर जो है 0.6213 माइल्स के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट, इसी तरह से हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं टू कैलकुलेट स्पीड।
फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट प्रॉब्लम में रघु वॉक्स 4000 मीटर टू स्कूल एवरी डे, यानी कि वो 4000 मीटर हर रोज़ स्कूल के लिए चलता है। अब उसे 20 मिनट लगते हैं अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए, तो हमें इस स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो दैट इज़ डिस्टेंस कितना है 4000 मीटर एंड डिस्टेंस वॉकड इन किलोमीटर कितना होगा, क्योंकि ये तो यूनिट बिग है। अब हम अगर इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे किलोमीटर आ जाएंगे, दैट इज़ 4 किलोमीटर। अब टाइम टेकन कितना लगा 20 मीटर। अब हमें स्पीड किस में बतानी है, किलोमीटर पर आवर में, तो यानी कि इसे भी हम आर में कन्वर्ट करेंगे तो दैट इज़ 20/60, क्योंकि एक आर में 60 मिनट होते हैं। तो दैट इज़ आफ्टर सॉल्विंग वी विल गेट 0.33 आर। अब स्पीड क्या होगी, स्पीड होगी डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो यानी कि हम 4 को 0.33 से डिवाइड करेंगे तो दैट इज़ ये हमारा आएगा आंसर 12.12 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरह से ये हम स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टूडेंट देयर आर मोर एग्जाम्पल्स, you can do them, try to solve them. In case of any difficulty you can ask me. Student, now एक स्पीडोमीटर होता है और एक ऑडोमीटर। तो स्टूडेंट अगर आप देखते हो कि स्टीयरिंग व्हील यानी कि कोई भी व्हीकल होता है तो उसके व्हीकल में एक व्हील टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी कि गोल गोल टाइप का एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें स्पीड के बारे में बताता है, तो इसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं। और आफ्टर दैट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, ये हमें क्या बताते हैं कि कवर डिस्टेंस, यानी कि कितना डिस्टेंस हमने कवर किया है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑडोमीटर कहेंगे। तो स्टूडेंट नाउ अप टू हियर रीड दिस चैप्टर एंड वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन पार्ट 2। टिल दैट रीड अप टू हियर and find hard words and try to enjoy this chapter. Thanks.